फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए इस बार आपसे रूबरू हुए। थोड़ी तबीयत नासाज थी इसलिए। तो हम बात कर रहे हैं अभी ना, बड़ा हवा बना हुआ है। 4-5 ऐसे केसेस क्या हो गए जिसमें औरत ने आदमी का कत्ल कर दिया, या फिर किसी रिश्ते में आदमी ने आत्महत्या कर ली। बस हुजूम आया हुआ है सोशल मीडिया पर या इवन अखबारों में भी कि बस औरतें तो चंगेज़ खान ही है, भले ही चंगेज़ खान वास्तव में आदमी हुआ था। या फिर हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराने वाले वो सब आदमी हुए थे। अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ, उसमें भी आदमियों के ही निर्णय थे। अभी जो इजराइल का युद्ध हो रहा है, जो गाजा पट्टी पर विनाशकारी हरकतें चल रही हैं, वो सब आदमियों का निर्णय है। लेकिन फिर भी औरत को हिंसक करार दिया जा चुका है। और इससे मतलब बहुत सारे दुख तब होता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद या फिर जिनको हम कहते हैं कि आदर्श सामाजिक जो आदमी हैं, वो भी इस सारे प्रोपागेंडा को फैलाने में शामिल हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये हमें बात करनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, सब कुछ जानने की ज़रूरत है। और उसका कारण जानने के बाद हमें इस बात को आगे फैलाना चाहिए कि वास्तव में ये औरत की वजह से हुआ है, या फिर वो जो आत्महत्या करने वाला वो बंदा था, या फिर जिसकी हत्या की गई वो बंदा था, उसके अगेंस्ट औरत ने ये आत्मरक्षा का कदम उठाया था और उसमें हत्या हो गई। और फिर वो डर के मारे कुछ और गलत कदम उठा लेती है और वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें किसी औरत को या आदमी को डिफेंड करने या ऑफेंड करने के लिए नहीं, बल्कि हमें वास्तविक कारणों को जानने के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। इसलिए कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। मैं किसी भी रूप से किसी भी तरह के अपराध को डिफेंड नहीं करना चाहती हूँ, भले वो औरत ने किया हो या आदमी ने किया हो। क्योंकि कानून को कोई भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, और किसी भी सूरत में कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। तो अब बात ये है कि इन पतियों ने या तो आत्महत्या कर ली है या फिर उनका कत्ल कर दिया गया है। लेकिन अब ये वास्तव में कत्ल है कि आत्मरक्षा में उठाया हुआ कदम, वो तो जांच और सारी पड़ताल होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे लोग बहुत जल्दी में होते हैं कि निर्णय ले लेते हैं और अपना फैसला सुना देते हैं और धारणाएं बना लेते हैं। स्पेशली जब औरत की जरा सी भी लेश मात्र भी गलती होगी औरत की, तो उसको बड़ा चुटकुले तो ऑलरेडी आ चुके हैं समाज में, हमारे सोशल मीडिया पर बहुत त्वरित गति से फैल रहे हैं, और कहानियाँ भी फैल रही हैं, धारणाएं भी बना दी जा चुकी हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, इसमें तो और भी आसान है ये चीज़ें। तो हमें इन सब से बाज आने की ज़रूरत है। और इन सब प्रोपागेंडा के पीछे एक और जो प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, वो है औरतों को नफरत की दृष्टि से देखो, और पढ़ी लिखी औरतों को स्पेशली टारगेट करो और उनके खिलाफ हिंसा करो। बोलने वाली औरत को नफरत की नज़र से देखो, ताकि वो जो है आगे बोल ना पाए, उसको मतलब कुटिला और कलुषित चरित्र की धनी उसको घोषित कर दो, ताकि कोई औरत आगे आकर बोल ना पाए, आगे आकर पढ़ लिख ना पाए, अपना सिर उठाकर जी ना पाए। तो ये बहुत बड़ा अंधकारपूर्ण जो है प्रोपेगेंडा चला हुआ है अभी इन सब 4-5 केसेस के पीछे। इनसे पहले भी थोड़े बहुत सारी घटनाएं आई हैं जिसमें ये हुआ है कि आदमी ने औरत का कत्ल किया है, उसको बेहतर 74 टुकड़ों में काट कर कुत्तों को खिला दिया है, कुकर में उबाल कर। वो सब जो है एक मानसिक रूप से विकृत लोगों की जो कृत्य हैं, और यही औरत के साथ भी हो सकता है। लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए हमारा कि ये मानसिक रूप से विकृत औरत या आदमी क्यों पैदा हो रही हैं, किस परिस्थिति में ये लोग डोमिनेट हो रहे हैं। जैसे कि किसी बीमारी के जो कीटाणु पैदा होते हैं, वैसे ये हमारे समाज के कीटाणु किन परिस्थितियों में ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो इनको ऐसी क्या बोलते हैं अच्छी ज़मीन और नमी और सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से पूरा उपलब्ध करवा रही है। कौन सी ऐसी धारणा है या कौन सी ऐसी हरकत है हमारे समाज की, या ऐसी कौन सी
व्यवस्था है, अवस्था है जिसमें ऐसी कुंठित मानसिकता के हमारे लोग पैदा हो रहे हैं, भले वो आदमी हो या औरत हो, क्योंकि दोनों ही ये हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। तो अब भाई ये सारी औरतों के खिलाफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हर औरत इनकी तरह हो जाएगी तो हमारा समाज नहीं बचेगा, ये तो गारंटी है। तो औरतों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली पढ़ी लिखी औरतों के खिलाफ या उनके करियर के खिलाफ या बोलने वाली औरतों के खिलाफ बोलने की हमें कतई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी कुत्सित कुंठित मानसिकता का परिचय देती है। अब जो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। तभी हम एक जो है क्या बोलते हैं, विकसित 21वीं सदी के लॉजिकल समाज का एक परिचय दे सकते हैं। हो सकता है कि वो उनका पति ही नार्सिसिस्ट रहा हो, जिसने उनको मतलब इस हद तक परेशान कर दिया हो कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा ही ना बचा हो कि वो अपना रौद्र रूप धारण कर लें। सदियों से तंग आकर आत्महत्याएं करने वाली औरतें अगर इस परंपरा को छोड़कर खुद जीने और उनके ऊपर अत्याचार करने वालों को सजा देने की, या आत्मरक्षा में अगले आदमी पर हमला करने की, या भावावेश में आकर इस सालों की मानसिक प्रताड़ना कि एक दिन ऐसी हिंसक प्रतिक्रिया दे देने को मजबूर हो रही हैं, जब उनको खुद ही मालूम ना रहा हो शायद कि वो कैसा कदम उठा चुके हैं, और जब उन्हें रियलाइज हुआ हो कि वो गलत काम कर चुकी हैं, तो उन्होंने मतलब कानून से बचने के लिए, सज़ा से बचने के लिए किसी जानकार की मदद लेकर लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे दिया हो सकता है उस समय तक वो अपराध ना रहा हो, क्योंकि अगर मेरा पति मुझे मारता है और मैं उस पर आत्मरक्षा में हमला भी कर दूं, जानलेवा भी, तो भी वो कानून की नज़र में अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फिर डर कर उसको उसकी लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में उसको सीमेंट में चुनवा दूं, तो वो एक अपराध हो जाएगा। तो ये सबको पता नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ही महीन तरीके से देखने की ज़रूरत है, और उस औरत की या उस आदमी की मानसिक अवस्था उस हिंसा करने के व्यवहार तक कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, वो क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड थे, ये सब कारण जानकर उनको मिटाने की हमें ज़रूरत है, अगर हमें वाकई खुद के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ समाज छोड़ना है, तो हिंसा रहित समाज बनाना है। तो इसलिए बिना पूरी बात जाने, बिना कारण जाने स्त्री जाति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। और अगर मान लो जैसा सब जगह फैला हुआ है वैसा ही इन औरतों के 4-5 औरतों ने जो केसेस किए हैं उनके साथ हुआ भी हो, उन्होंने किया भी हो, वाकई इतनी दरिंदगी से पेश आई हो, तो भी पूरे स्त्री समाज के ऊपर क्वेश्चन मार्क आप कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि यही तो लड़ाई चलती आ रही है सदियों से। पूरा पुरुष समाज हम उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं, बजाय बावजूद इसके कि उन्होंने सदियों से स्त्रियों पर अत्याचार किए हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो दहेज प्रताड़ना हो, यहाँ तक कि ऐसे एडवर्टीजमेंट भी चले हैं जिसमें कहा गया है कि जलती हुई औरत पर पानी डालें जबकि कंबल से उसको कवर करें, तो तब उसके बचने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो ये सब चीज़ें आपने भी देखी होंगी, सुनी होंगी, महसूस भी की होंगी। उनकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस वक्त। मतलब आज भी औरतें इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हैं कि जो औरतें पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन पाई हैं, वो ये निर्णय लेने को अपनी सुरक्षा समझती हैं कि हमें शादी नहीं करनी है। इतनी ज़्यादा इस शादी के संस्था से डरी हुई हैं औरतें। क्यों? इसका कोई तो कारण रहा होगा। तो उनको दोषी ठहराने के बजाय इस कारण को ढूंढकर मिटाने की ज़रूरत है।
और एक बात और है कि जनरली शादियां औरतों के पढ़े लिखे होने की वजह से नहीं टूट रही हैं, जबकि इस वजह से टूट रही हैं कि वो इस घरेलू हिंसा को, इस आत्मसम्मान की रक्षा न कर पाने की स्थिति को समझ पा रही हैं, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुके हैं। और इसलिए जब उनमें आत्मनिर्भर होने की ताकत होती है तो उनका पहला कदम यही होता है कि इस हिंसक परिवार और आदमी को छोड़कर अपनी जिंदगी मतलब आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए जी जाए। क्यों किसी की मतलब पैरों के तलवे चाटने को हम मजबूर हों? क्यों अपने बच्चों को ही हम ये दिखाएं कि तुम्हारी माँ कमज़ोर है, तुम्हारी माँ को कोई भी मार सकता है, कोई भी गाली दे सकता है, उसका खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक जिंदा लाश है। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वो हिम्मत करके इन अत्याचारी पुरुषों के चंगुल से जब निकल जाती हैं तो इनके आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। अब ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो फिर वो कुंठित लोग इस प्रोपेगेंडा को और ज़्यादा हवा देने पर तुल जाते हैं और इस वजह से ये शादियां टूटती हैं, क्योंकि वो औरतें हिम्मत कर लेती हैं अपने कटे हुए पंखों को फिर से जोड़कर उड़ने की। और जब वो पिंजरा तोड़कर निकल जाती हैं तो पितृसत्तात्मक समाज की अहम को ठेस पहुंचती है और इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा जारी होता है। अब आदमी ना सुधरे तो टूटनी भी चाहिए ऐसी शादियां, क्योंकि देखो आपको भी एक जिंदगी मिली है, हमें भी एक जिंदगी मिली है, तो कोई किसी के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करे। हाँ, हो सकता है ये सब आप भी मानसिक अवसाद से गुजर रहा हो सकता है आदमी भी, लेकिन उसका ठेका उस औरत ने नहीं उठाया हुआ है कि वो उसको सही करेगी और रिहेबिलिटेट करेगी और अपनी ज़िंदगी उसके लिए गंवा देगी। बहुतायत में औरतें ऐसा करती हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी उस बंदे को दया का पात्र बनाकर उसके ऊपर निछावर करके उसकी सारी हिंसक गतिविधियों को एक दया दृष्टि के भेंट चढ़ाकर और अपने आप को जिंदा लाश बना देती हैं और झेलती रहती हैं और जिंदगी भर मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। आत्मसम्मान उनका खत्म हो चुका होता है, करियर तो आप भूल जाएं पहले ही खत्म हो चुका होता है। किसी भी रूप में वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, बोलने को, सुनने को, कहने को, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी रूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। सिर्फ हाड़ मांस का ही शरीर बचता है जिसको वो नोच नोच कर खा जाते हैं हिंसक आदमी। तो ऐसी स्थिति से अच्छा ये नहीं है कि वो अलग हो जाए और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करे। कम से कम कोशिश तो करे, जी पाए ना जी पाए वो तो समाज कितनों को जीने देता है, कितनों को नहीं जीने देता है, तो वो उसका भाग्य भी है, उसके कर्म भी है, वो एक अलग संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। तो आज आदमी ये सब चीज़ों को लेकर और ज़्यादा कुंठित, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और पितृसत्ता उसे पहले ही नहीं जीने देती है, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें अपने भावनाएं व्यक्त नहीं करनी है, ऐसे में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, फिर अपना फ्रस्ट्रेशन का निकालता है इसी पिंजरे में कैद औरत के ऊपर। और पढ़ी लिखी औरतों को कैद करना इनका ना प्रिय शगल हो चुका है ऐसे आदमियों का, कि पहले हम उड़ते हुए पंछी को तीर मार कर गिराएंगे। जो औरतें आत्मनिर्भर हैं, जो खुद के बल पर कुछ कर सकती हैं, कुछ करने में सक्षम है, पहले हम उनसे शादी करेंगे, फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, फिर हम अपने आप में दम भरेंगे कि मैंने उड़ती चिड़िया को जो है शिकार किया है, मैंने पहले से पिंजरे में कैद चिड़िया को नहीं खरीदा है। और जब वो चिड़िया वापस उसका पिंजरा तोड़कर निकल जाती है तो फिर ये जो है वो सारा स्मेयर कैंपेन, ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी जहनुम बनाने से फिर से बाज नहीं आते हैं। तो ये जो चाह है ना कि मुझे तो जंगली बिल्ली पकड़नी है, मुझे जो पालतू बिल्ली उसको घर में नहीं रखना है, तो ये अब उनकी हार में तब्दील हो जाती है। फिर उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और नार्सिसिस्ट बिहेवियर मिलकर इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा जहन्नुम बना देते हैं, उनके साथ रहते हुए भी और साथ ना रहते हुए भी।
तो जहाँ पे होता क्या है, अब नार्सिसिस्ट बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो हम पहले नहीं समझते थे, अब भी बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में नहीं समझते हैं, क्योंकि हम मानसिक विकृतियों पर इतनी तवज्जो ही नहीं देते हैं। हमारे यहाँ कितने ही लोग मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेते हैं, बहुत कम। कितने ही हमारे यहाँ काउंसलर का सपोर्ट लेते हैं, बहुत कम। क्योंकि हम मानसिक प्रताड़ना को या अवसाद को तो कुछ मतलब बीमारी नहीं समझते हैं, उसमें तो हमें लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सब एक ढोंग पाखंड है। और फिर ये बाबाओं का और ये ऐसी चीज़ों का प्रचलन होता है। यहाँ पे रहते हुए मुझे ये समझ में आया कि मानसिक जो प्रताड़ना है वो हिंसा से भी, फिजिकल हिंसा से भी ज़्यादा हिंसक होती है। तो उसको ज़्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए। और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो फिजिकल स्वास्थ्य से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसको बहुत सही रखने की हमें ज़रूरत है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना फिजिकल रूप से स्वस्थ होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल स्वास्थ्य भी, जो शरीर है वो भी मन की शक्ति से तंदुरुस्त हो सकता है, लेकिन अगर मन ही तंदुरुस्त नहीं है तो शरीर कभी भी तंदुरुस्त नहीं रहेगा, ये गारंटी है। तो जहाँ भले ही आदमी बाहर अपने बॉस का हाँ जी सर, यस बॉस करके तलबे चाट के आया हो, लेकिन घर में उसे शहंशाह बनना है। बाहर ये नार्सिसिस्ट दानवीर कर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर घर के आकर वो दुर्योधन ही होते हैं। वो पूरा शक, हिंसा और हीन भावना सब मिलाकर कुंठित होते हैं। और ऐसे आदमी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बीवी को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। और जब फिर भी वो नहीं टूटती है, नाकाम हो जाते हैं ये लोग, तो उसके चरित्र पर उंगली उठाकर उसको भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा भी संभव नहीं हो पाता है तो फिर उसके अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन चलाना, उसकी नौकरी छुड़वाना, उसको अपने आप पर डिपेंड करवाना, उसके आत्मनिर्भर तरीकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसी वक्त यही वो क्षण है जब औरत दो रूपों में तब्दील होती है अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार। या तो वो खुद को मार डालती है, आत्महत्या कर लेती है, या फिर वो जिंदा लाश बनकर हमेशा उसकी गुलामी करती है कि चलो जैसे भी है ये नौटंकी खत्म हो, और जैसे ये कहेगा मैं वैसे रहने के लिए राजी हूँ। और या फिर दूसरा जो करेक्टर होता है वो ऐसा होता है कि भाड़ में जाए ये महिषासुर, अब तो मैं दुर्गा रणचंडी का रूप धारण करके इस महिषासुर को ही सबक सिखाऊंगी। और उस टाइम वो उसकी जिंदगी से खेल जाती है। तो ये खेलना किसी भी रूप में सही नहीं है, लेकिन यहाँ तक वो पहुंची कैसे, उसकी पूरी जो जर्नी है उसमें जो कारण है उनको मिटाने की जरूरत है, अगर आप वाकई उसको रणचंडी के रूप में महिषासुर को खत्म नहीं करते हुए देखना चाहते हैं तो। और वो महिषासुर भी समाज के लिए खतरा ही है, वो जिंदा रहे या ना रहे। तो महिलाओं की इन मतलब आपराधिक गतिविधियों को डिफेंड करने का मेरा कतई मकसद नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से जो अपराध है वो अपराध है, उसकी सजा उस बंदे को या बंदी को मिलनी चाहिए, और वैसा होना भी नहीं चाहिए। किसी को भी कानून के ऊपर जाने की स्वतंत्रता नहीं है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन इस हकीकत के पीछे एक और हकीकत है, वो ये है कि इस हद तक जाने के पीछे 100% हमारे पुरुष समाज के हिंसकतर रवैये का हाथ होता है। और वो हाथ जब तक तोड़े नहीं जाएंगे ये मामले मुझे नहीं लगता रुकेंगे। इसलिए बजाय इसके कि हम औरतों को बदनाम करें, उनकी पढ़ाई पर सवालिया निशान लगाएं, या उनको बोलें कि वो पढ़ रही हैं, बोलना सीख रही हैं इसलिए वो ऐसा कर रही हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें कुछ परिस्थितियां इस तरह के कदम उठाने को बाध्य कर रहे हैं, और उनमें घरेलू हिंसा जिसमें मानसिक प्रताड़ना है उसका सबसे बड़ा हाथ है। तो इन सारी गतिविधियों को जो पीछे चल रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है, अगर हम इस परिणाम को रोकना चाहते हैं तो। और एक स्त्री इतना बड़ा कदम बिना किसी कारण के तो नहीं उठाएगी, क्योंकि किसी भी स्त्री की हमारा समाज इतना आगे नहीं बढ़ गया है कि हम जो है स्त्रियां एकदम शादी को लात मार कर और
अभी स्वतंत्र जीना सीख गई होंगी, हाँ सीखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि शादी जैसी संस्था से उनका झमेला, उस झमेले में से उनका पाला ना ही पड़े तो अच्छा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी। अभी भी हम, अगर औरत की गलती ना भी है तो भी पहला सवाल औरत के चरित्र पर उठाते हैं। अगर शादी टूटती है तो पहला सवाल उसी से किया जाता है, आदमी से नहीं किया जाता। आदमी तो पल्ला झाड़ के निकल लेता है कि वो ही गलत थी, वो ही घर बांधने वाली नहीं थी। भाई तुम भी देखो, तुम कितना घर बांधने वाले थे या नहीं थे। तो ऐसा कदम अगर औरत उठाती है तो उसके पीछे की कहानी और कारण जानकर ही हमें इन केसेस को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अन्यथा हम इन केसेस को हाईलाइट करके और इन गलत प्रोपागेंडा को एक हवा दे रहे हैं। और ये आग अगर जली ना इन प्रोपागेंडा की तो हमारा सारा समाज तहस नहस हो जाएगा। वैसे भी मानव समाज में कितनी बरकत बची है वो आप सब जानते ही हैं। जो सदियों से चली आ रही हिंसा है ना, उसको ना रोका गया तो ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ये हमें अपने लिए एज ए सोसाइटी एक चेतावनी समझनी चाहिए। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो है शादी से भाग रही हैं, डरी हुई हैं शादी की संस्था के नाम से। आतंकित ये माहौल जो है वो क्यों है उनके जेहन में, क्यों वो इतनी डरी हुई हैं? क्योंकि और अकेले रहने का फैसला ना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि हमें कभी भी एक इमोशनल साथी की ज़रूरत होती है। मतलब भले ही हम ये हो सकता है कि हमें फिजिकल नीड्स ना हो, लेकिन इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत एक इंसान को हमेशा होती है, क्योंकि वो एक सोशल बीइंग है और सामाजिक प्राणी होते होने के नाते जब हमें इन बौद्धिक और मानसिक सहारे की ज़रूरत होती है तो वो अकेले रहने का फैसला बहुत ही हार्ड हो जाता है। और आज के हिंसक समाज में तो और भी ज़्यादा हार्ड होता है। फिर भी पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर औरतें वो निर्णय लेने के लिए पक्षधर हैं। तो इसका मतलब शादी जो है सिर्फ वो ही औरतें करने को मजबूर हैं जो कि किसी कारण की वजह से आत्मनिर्भर ना बन सकी हैं। और जब पानी सिर से गुजर जाता है तो वो इस दहशतगर्दी जो समाज है उसकी जो हिंसा है उसके माहौल में क्या सीखेंगी? हिंसा ही सीखेंगी। फिर उनको भी लगेगा एक ही रेस्क्यू है, मैं भी इनके ऊपर बराबर हिंसा करूं और यहाँ से निकल लूं। क्योंकि मरना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आजकल लोग जुझारू होने की कोशिश कर रहे हैं, जीना चाहते हैं, तो वो या तो खुद मरेंगे तब अगला जिएगा और अगला मरेगा तब वो जिएंगे। ऐसी स्थितियां हमने पैदा कर दी हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। क्यों की हैं, कैसे की हैं, वो जानकर और इनको क्यों और कैसे को मिटाने की कोशिश करना अब हमारे पास अंतिम हथियार बचा है, अगर हम एक अहिंसक शांतिपूर्ण समाज चाहते हैं तो। In all this story, I am not at all defending these crimes here. तो किसी ने भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। पर जो नार्सिसिस्ट वायलेंस होती है ना, वो हमें बहुत ज़रूरी जानने की ज़रूरत है। एक होती है नॉर्मल वायलेंस, उसमें इतना बड़ा ट्रॉमा नहीं होता है जितना कि नार्सिसिस्ट वायलेंस में होता है। तो वो एक होती है हिंसा, फिर होती है घरेलू हिंसा, फिर होती है नार्सिसिस्ट हिंसा। तो वो मतलब हिंसा से बदतर है घरेलू हिंसा, उससे बदतर है नार्सिसिस्ट हिंसा, वो टॉप मोस्ट हिंसा है। और वो ना ऐसी हिंसा है जो शायद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, मतलब जो कालकोठरी में रहने वाला बंदा है ना, उसको भी इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना नहीं होती है जितनी उस नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले आदमी के साथ या औरत के साथ रहने वाले उसके जीवन साथी को होती है। क्योंकि उसकी उम्मीद हर दिन टूटती है, वो हर दिन खुद को जोड़कर चाहती है कि आज मेरा बंदा मेरे से सही से बिहेव करेगा या आज मेरी बंदी मेरी सही से रेस्पेक्ट करेगी। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो खुद के लिए भी जीती है, उसके लिए भी जीती है, उसके ऊपर दया भी करती है कि हो सकता है इसको मानसिक रूप से आघात पहुंचा है बचपन में, तो ये शायद सुधर जाए, इसको प्यार किया जाए तो शायद सुधर जाए। और वो होप हर दिन टूटती है और वो तिल तिल कर मरती है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि वास्तव में उसकी ज़िंदगी में सजाए मौत लिखी हुई है। सॉलिटरी कन्फाइन वाले बंदे को ये तो पता होता है कि उसकी सजाए मौत लिखी है, उसको
इस दिन निश्चित समय पर फांसी पर टंगना है और इसके साथ बदसलूकी ही की जाएगी, जेल में इसका कोई हमदर्द नहीं है क्योंकि उसने फला अपराध किया है। लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट वायलेंस के विक्टिम होते हैं ना, इन्होंने कुछ भले ही ना किया हो पाप, फिर भी इनको ये भुगतना पड़ता है क्योंकि सामने वाला बंदे का बिहेवियर ऐसा है। तो और इससे भी ज़्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं होता है नार्सिसिस्ट वायलेंस का, क्योंकि ये लोग समाज में इतने अच्छे से पेश आते हैं ना कि दूसरा कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होगा कि ये डेविल हो सकता है, मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये इतना हंसमुख चरित्र वाला व्यक्ति हिंसक कैसे हो सकता है, प्रताड़ित कैसे कर सकता है। जो जब वो हमसे दूसरों से इतने अच्छे से पेश आता है तो अपनी बीवी से तो इतने प्यार से पेश आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो इनके खिलाफ ना कोई एविडेंस भी नहीं होता है क्योंकि उसकी सोशल इमेज काफ़ी हंसमुख और दानदाता वाली होती है और एकांत में वो खूनी दरिंदा बनकर अपनी पत्नी को जिंदगी जहन्नुम बना देता है। ज़्यादातर आदमियों के साथ ये केस होता है क्योंकि आदमी को पितृसत्ता जो है वो और ज़्यादा इस तरफ जाने के लिए उकसाती है, सपोर्ट करती है। और ये जो पितृसत्ता की हिंसा की चरम सीमा होती है ये फ्रस्ट्रेशन, जिसमें एक आदमी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके ना हमें इन सब चीज़ों को जानकर समझकर इनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम शादी जैसी संस्था को जीवित रखना चाहते हैं और स्वस्थ रूप से जीवित रखना चाहते हैं, उसमें ये नहीं चाहते हैं कि कोई एक दूसरे की जान पर बनाए या एक दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए इस परिणय संस्कार में बंधे, तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी रोकना होगा। और हमें आज जो तीव्र गति से जो प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है एक जेंडर के अगेंस्ट, उसमें पिसते रहने लड़ते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर निकलें, कारण जानें, कारणों को रोकें, ताकि ये सारी हिंसाएं बद से बदतर होते समाज को एक अच्छे शांति प्रिय और अहिंसक समाज में बदल सके। आशा है दोस्तों आप किसी भी बात को मेरी गलत रूप से नहीं लेंगे और कानून की हद में रहते हुए हम सब मिलकर इस प्रोपेगेंडा को भी रोक पाएंगे और हम सब मिलकर इन बढ़ती हिंसाओं और बढ़ते फ्रस्ट्रेशन को रोककर शादी को वापस एक अच्छी और रिस्पेक्टेड संस्था बनाकर एक अच्छे समाज की निर्माण कर पाएंगे। और सब मिलकर ही ये सब कर सकते हैं, अकेले किसी से कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझने की, सोचने की ज़रूरत है, बजाय कि लोगों के फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा में आकर हिंसक भावनाओं को और ज़्यादा भड़काने के। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समाज का भी और अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई बात के साथ, नई चर्चा के विषय को लेकर।